नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है वो देख लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था P, उस P के कारण ही मेरा स्ट्रेस आया था और उस P के कारण ही मेरी डायमेंशन चेंज हुई थी, जिसको मैंने डिफाइन करके पर यूनिट लेंथ को एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन के दिया था। अब ये दोनों सेम चीज़ से उत्पन्न हो रही है, मतलब इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। उस रिलेशन का अध्ययन किया हुक्स महोदय ने और अपना एक नियम दिया, हुक्स लॉ। तो हुक्स क्या कहते हैं कि हुक्स कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने पर जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है, वो उनमें रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का। कहाँ तक? अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक, हमेशा नहीं, अप टू इलास्टिक लिमिट। यही है हुक्स लॉ। अब स्वाभाविक है, जब प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होगा तो जब प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होगा, इसको अलग अलग नामों से जानेंगे, ठीक है। तो हमारा हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ तो हमारा है ये कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब देखो मेरे पास है टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर मैं इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा है मेरे पास शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, एंड स्ट्रेन, ठीक है। तीसरा मैं लिख देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें जो स्ट्रेन है ये भी शेयर टाइप का ही है। अब देखो टेंसाइल या कंप्रेसिव हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेस को? सिग्मा से। हुक्स लॉ क्या होता है? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हम उसको कैसे बताते थे? एप्सिलॉन से। ये कहानी हो गई। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस को कैसे बताते थे हम? टाउ से। प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को कैसे बताते थे हम? बताते थे क्या ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये ध्यान रखना, प्रेशर होता है, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं, ध्यान, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज अपॉन कितने में आया। अब ये वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो। कहानी यहाँ तक समझ में आती। अब यहाँ पे आएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट, बराबर कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। टाउ बराबर कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और P बराबर कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब इन कांस्टेंटों को क्या कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लिखेंगे कैपिटल E। ये कैपिटल E क्या है? ये कैपिटल E है यंग्स मॉडुलस, या फिर इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं या लिखते हैं कैपिटल G। G मतलब यहाँ पे क्या था? यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शियर मॉडुलस। शियर है ना, तो शियर मॉडुलस, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इनके मायने देखो। ठीक है, ये इनके नाम है। ई को यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, और के को बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब देखो ई क्या चीज है, मैं एक बार देखता हूं। ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक बार के लिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स का आप कुछ कर सकते हो क्या? ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी जितना है उतना ही है, उसका हम कुछ कर सकते हैं क्या? लेंथ जो है वही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर मैंने 3 रोड ली जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, रोड 1, रोड 2, रोड 3, इन तीनों की लंबाई क्या लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अब इन पे जो P फोर्स लगाया मैंने उसकी वैल्यू भी सेम है। क्या? जो एक्सटर्नल फोर्स P लगाया उसकी वैल्यू भी सेम है। तो P सेम, A सेम, लंबाई सेम। अब अगर जो डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ है, ये हो सकता है आयरन की हो, ये हो सकता है एल्यूमिनियम की हो, ये हो सकता है कोई पॉलीमर की हो, रबर समझ लीजिए, अब बहुत इजीली समझ में। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि आयरन वाली जितनी एक्सटेंड होगी वो बहुत छोटा होगा, हमको नज़र नहीं आता। एल्यूमिनियम वाली भी बहुत कम, लेकिन रबर तो हमें एक्सपेंड नज़र आएगा ना कितनी लंबी हो जाएगी। मतलब डेल्टा एल रबर में ज़्यादा है। डेल्टा एल कहाँ आ रहा है? अपॉन में। तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखो मतलब क्या कह रहा है? जिसमें डेल्टा एल ज़्यादा होगा, जिसमें लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी या वेरिएशन ज़्यादा आएंगे लेंथ में, उसके लिए E की वैल्यू कम होगी, उसके लिए E की वैल्यू कम होगी। और जिसके लिए E की वैल्यू ज़्यादा है मतलब उसके लिए डेल्टा एल कम होगा। अब देखो जो लोहे की रोड है वो बहुत कम एक्सपांड होगी, मतलब उसके लिए E बहुत ज़्यादा है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आयरन, एल्यूमिनियम, रबर, इनमें सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किसके लिए होगी? तो रबर के लिए नहीं, ये इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी देख के ऐसा नहीं सोचना कि ये इलास्टिक जैसा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नहीं। जिसके लिए डेल्टा एल कम होगा उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा ही इनमें। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा क्या मतलब था वो हमने समझ लिया।